हेलो दोस्तों, मैं प्रगति राय, गृह विज्ञान विषय विशेषज्ञ, सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा क्लास है बीए फर्स्ट ईयर, फर्स्ट पेपर फूड एंड न्यूट्रिशन, आहार एवं पोषण विज्ञान का। टॉपिक है हमारा पोटेशियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तीन टॉपिक एक साथ, क्योंकि तीनों टॉपिक बहुत शॉर्ट हैं और तीनों के कार्य, प्राप्ति के स्रोत लगभग सब सेम ही हैं। वैसे तो जितने खनिज लवण आपने पढ़ा है और आगे जितने खनिज लवण आप पढ़ेंगे तो सब लगभग सबके कार्य, प्राप्ति के स्रोत, उनके कमी से प्रभाव लगभग एक ही हैं, क्योंकि खनिज लवण सारे खनिज लवण मिलके ही कार्य कर रहे हैं और सबका कार्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो सब मिलके कार्य कर रहे हैं, इसीलिए सबके सारे कार्य, प्राप्ति के स्रोत सब लगभग एक ही होंगे। इन टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है, मानव शरीर में खनिज लवणों में पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा सल्फर के महत्व को जानेंगे और इनके कार्य, प्राप्ति के स्रोत तथा इनकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में जानेंगे। मतलब मानव शरीर में इनकी क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है, उसके बारे में हम जानेंगे। पोटेशियम का शरीर निर्माण में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह तंतु एवं कोशिकाओं के निर्माण में अमूल्य योगदान देता है। पोटेशियम की अधिकांश मात्रा शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में मौजूद रहता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 250 ग्राम, एक स्वस्थ व्यक्ति वयस्क है उसके शरीर में करीब 250 ग्राम पोटेशियम मौजूद रहता है। अर्थात इसके पहले जब आप सोडियम के बारे में आपने पढ़ा था, सोडियम तथा क्लोरीन के बारे में, तो उसमें ये बताया गया था कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 100 ग्राम सोडियम रहता है, यानी सोडियम से ये करीब 2.5 गुना ज़्यादा मनुष्य के शरीर में है। तो यानी इसकी उपयोगिता भी कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है शरीर निर्माण के लिए, शरीर का संचालन, नियमन, नियंत्रण इत्यादि के लिए। तो पोटेशियम एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज लवण है। कुल पोटेशियम का 90% भाग आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाओं में मौजूद रहता है और शेष जो 10% है वो बाह्य कोशिकीय पदार्थ में उपस्थित रहता है। अर्थात हमारे शरीर में अगर 250 ग्राम पोटेशियम मौजूद है तो उसमें से 90% तो रेड ब्लड सेल्स में ही काम करता है और बाकी का बचा 10%, तो 10% जो बाह्य पदार्थ होते हैं, बाह्य तरल पदार्थ होते हैं, उनमें उपस्थित रहता है। अब आते हैं पोटेशियम प्राप्ति के साधन। कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जिससे पोटेशियम प्राप्त किया जा सकता है। तो चूंकि बार बार यही बताया जा रहा है कि खनिज लवणों के सारे प्राप्ति के साधन एक ही हैं, तो जितने भी खनिज लवण हैं जब भी आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो प्राप्ति के साधन भी आपको वही सारी चीज़ें मिलेंगी। तो वैसे तो पोटेशियम हर भोज्य पदार्थ में पाया जा रहा है, तो हर भोज्य पदार्थ में ये कम या अधिक मात्रा में मिल रहा है, तो पोटेशियम की प्राप्ति हमें बहुत आसानी से हो जा रही है। फिर भी इसके साधन देख लेते हैं। प्राणिज स्रोत, प्राणिज जगत के जैसे मांस, मछली, अंडे इत्यादि हो गए। इसके अलावा दूध हो गया, दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ हो गए। फिर है कुछ सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, फिर फल, सूखे मेवे एवं तेल बीज, कई प्रकार के दालें और इसके अलावा अनाज। यानी हर भोज्य पदार्थ में आपको दिख रहा है कि पोटेशियम आपको मिल जा रहा है। तो जो हम नॉर्मली अपने डेली डाइट में ले रहे हैं, अपना डाइट ले रहे हैं, उसके माध्यम से हमें पोटेशियम भी मिल जा रहा है, खनिज लवण भी मिल जा रहा है। अब आते हैं पोटेशियम के कार्य पे। पोटेशियम के कार्य, इनके कार्य भी आपको वही दिख रहे होंगे जो बाकी के खनिज लवणों के कार्य दिख रहे थे, जैसे तरल पदार्थों के संतुलन में सहायक। तो खनिज लवणों के ज़्यादातर जितने भी खनिज लवण हैं वो एक मुख्य भाग में काम कर रहे हैं। जैसे रेड ब्लड सेल्स में पोटेशियम कार्य कर रहा है और बाकी का बाह्य कोशिकीय पदार्थों में कार्य कर रहा है। तो इसके अलावा जो तरल पदार्थ है हमारे शरीर में, तो उन तरल पदार्थों को संतुलन बनाए रखने में खनिज लवणों का अहम भूमिका होता है। तो पोटेशियम के कार्य में तरल पदार्थों के संतुलन में सहायक, जो भी हमारे शरीर में तरल पदार्थ हैं उनके संतुलन में सहायक है। फिर है ग्लाइकोजन के संश्लेषण में। ग्लाइकोजन कार्बोज का एक भाग होता है। जैसे कार्बोज को 3 भागों में बांटा गया था, उसके अंतर्गत
ग्लाइकोजन रहता है, तो ग्लाइकोजन के संश्लेषण में पोटेशियम का पोटेशियम उसमें सहायक के रूप में कार्य करता है। फिर है मांसपेशियों के संकुचन में। इसके पहले आप कैल्शियम, फास्फोरस तथा सोडियम के क्लास में आपने पढ़ा था कि मांसपेशियों के संकुचन में उनका भी रोल था। तो मांसपेशियों के संकुचन में किस प्रकार से रोल हो रहा है, जैसे अगर शरीर में खनिज लवणों की कमी हो जाती है तो सबसे पहले इफेक्ट मांसपेशियों पे ही पड़ता है। मांसपेशियों में बहुत भयानक दर्द होता है, मांसपेशियों का संकुचन सही प्रकार से नहीं होता। जब संकुचन सही प्रकार से नहीं होगा तो कहीं ना कहीं दर्द भी होगा। फिर है वृद्धि एवं विकास में सहायक। हर खनिज लवण में ये भी आ रहा है कि वृद्धि एवं विकास में इसका कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रोल जरूर है, डायरेक्ट नहीं रहता लेकिन इनडायरेक्ट रहता है, क्योंकि ये कहीं सारे पोषक तत्वों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, सारे पोषक तत्वों के लिए कार्य कर रहे हैं। उन पोषक तत्वों का कार्य तभी पूरा हो रहा है जब खनिज लवण है, तो खनिज लवण भी वृद्धि एवं विकास में अपना पूरा का पूरा रोल दे रहे हैं। अब देखते हैं, अगर पोटेशियम की हमारे शरीर में अधिक कमी हो जा रही है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे शरीर में। पोटेशियम की कमी से कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, तो इसको हाइपोकैलेमिया की संज्ञा दी गई है। अगर पोटेशियम की कमी हमारे शरीर में हो जा रही है तो उसकी कमी से क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, तो उसको हाइपोकैलेमिया कहा जाता है। अब हाइपोकैलेमिया क्या है, ये भी कहीं ना कहीं सोडियम की कमी से हाइपोनेट्रेमिया था और ये हाइपोकैलेमिया है। तो जो कारण उसमें था वही कारण इसमें भी है, जो लक्षण उसमें देखने को मिले थे वही लक्षण इसमें भी देखने को मिल रहे हैं। जैसे इसका कारण, ऐसे तो पोटेशियम की कमी ज़्यादातर मनुष्यों में नहीं होती है क्योंकि बहुत अल्प मात्रा में आवश्यक है, और कहीं ना कहीं बाकी जो हम भोज्य पदार्थ बाकी पोषक तत्वों के लिए ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें हमें पोटेशियम भी मिल जा रहा है, तो इसीलिए इसकी कमी नहीं रहती है। लेकिन अगर कमी हो जा रही है, जैसे क्या होता है, बार बार इंसुलिन का अगर शरीर में अगर किसी को मधुमेह हो गया तो इंसुलिन का प्रयोग करने से हो जाता है। इसके अलावा अगर लगातार उल्टियाँ हो रही हैं, लगातार डायरिया बना हुआ है, तो शरीर में इसमें क्या होता है, पानी का निष्कासन हो जा रहा है, जिसके कारण सोडियम की कमी हो जा रही है, साथ में पोटेशियम की कमी हो जा रही है, जिसके कारण हाइपोकैलेमिया नामक रोग हो सकता है। और लक्षण क्या देखने को मिलेंगे, लक्षण वही देखने को मिलेंगे जो हाइपोनेट्रेमिया में था। शरीर में थकान रहेगा, मांसपेशियों में बहुत भयानक दर्द होगा, चेहरा एकदम वो पड़ा रहेगा, कांतिहीन रहेगा, माने शरीर में किसी प्रकार की उत्तेजना नहीं रहेगी, नीरसता रहेगी, ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। अब आते हैं मैग्नीशियम पे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पोटेशियम, मैग्नीशियम तथा सल्फर। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम हड्डियों में कार्बोनेट एवं फास्फेट के रूप में उपस्थित रहता है। एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में 25 से 30 ग्राम मैग्नीशियम उपस्थित रहता है और कुल मैग्नीशियम का 50 से 60% भाग हड्डियों में पाया जाता है। शेष 40% कोमल ऊतकों तथा रक्त सीरम में पाया जा रहा है। यानी जितने भी पोषक तत्व हैं, जितने भी खनिज लवणों की पार्ट हैं, वो सारे अलग अलग शरीर के हिस्सों में मौजूद हैं। जैसे मैग्नीशियम अगर देखा जाए तो शरीर में मैग्नीशियम 25 से 30 ग्राम तक शरीर में मैग्नीशियम उपस्थित रहता है एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में, और उस 25 से 30 ग्राम में 50 से 60% यानी लगभग आधा से अधिक उनके हड्डियों में पाया जाता है, और बचा 30 से 40% कोमल रक्त सीरम तथा बाह्य कोशिकीय पदार्थों में पाया जाता है। जो ब्लड सीरम रहता है तथा बाह्य कोशिकीय जो रस होते हैं उनमें बाकी का 30 से 40% पाया जाता है। इसके प्राप्ति के स्रोत देखते हैं क्या क्या हैं। प्राप्ति के स्रोत इनके भी वही हैं जो बाकी के पोषक तत्वों के थे, अनाज, दालें, सूखे मेवे, सब्जियां, फल आदि। तो प्राणिक जगत से भी पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है, अल्प मात्रा में पाया जाता है, बाकी वनस्पति जगत से अधिक मात्रा में इसकी प्राप्ति हो रही है। अब मैग्नीशियम के कार्य देखते हैं। कैल्शियम तथा फास्फोरस के चयापचय में सहायक। कैल्शियम तथा फास्फोरस भी मुख्य खनिज लवण का पहला और दूसरा खनिज लवण है। तो उसमें क्या था, कैल्शियम तथा फास्फोरस एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य कर रहे थे, एक दूसरे के बिना इनकी कार्य पूरी नहीं हो रही थी, और इन दोनों के कार्य में मैग्नीशियम का योगदान है। इनके चयापचय में मैग्नीशियम का योगदान है, तो उसके कार्य हो गए कैल्शियम तथा फास्फोरस के चयापचय में सहायक। मैग्नीशियम कैल्शियम तथा फास्फोरस के कार्य को बढ़ा रहा है, उसमें सहायता प्रदान कर रहा है।
फिर है हृदय की गति को नियमित रखना। जितने भी खनिज लवण हैं, अगर शरीर में उनकी कमी हो जा रही है तो कहीं ना कहीं हृदय की गति नियमित नहीं रह रही है, क्योंकि जो तरल ऊतक होते हैं, तरल सेल्स जो हमारे शरीर में मौजूद हैं, उनमें खनिज लवण की मात्रा विद्यमान रहती है। और खनिज लवण की अगर कमी हो जाएगी तो हृदय के आसपास जो संग्रहण रहता है खनिज लवणों का, उसमें कमी हो जाएगी, जिससे हार्ट बीट, हृदय की जो गति है वो असंतुलित हो जाएगी। फिर है एंजाइम को सक्रिय बनाने में सहायक। हमारे शरीर में जितने प्रकार के एंजाइम्स होते हैं उनको सक्रिय बनाने में भी खनिज लवणों का महत्वपूर्ण योगदान है। उसमें मैग्नीशियम के भी कार्य शामिल हैं। कार्बोज के चयापचय में सहायक। अब चूंकि बताया गया है कि जितने बाकी के पोषक तत्व हैं, कार्बोज, प्रोटीन, वसा, तो ये सारे तब तक कार्य नहीं कर सकते हैं जब तक इनको पर्याप्त मात्रा में विटामिन तथा खनिज लवण नहीं मिलेगा। और यही खनिज लवण उनके पाचन, अवशोषण, मतलब बॉडी के जो भी इंटरनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें ये हेल्प करते हैं। फिर है मैग्नीशियम की कमी के प्रभाव। अगर मैग्नीशियम की हमारे शरीर में कमी हो जा रही है तो इसके क्या प्रभाव देखने को मिल सकते हैं? मांसपेशीय थकान, संज्ञाहीनता, हाथ पैरों में पीड़ा, निराश अनुभव करना, चिड़चिड़ापन। मांसपेशियों में थकान। मांसपेशियों पे सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है अगर खनिज लवण की कमी हो जा रही है। किसी प्रकार की भी खनिज लवणों की अगर कमी हो जा रही है, सबसे पहले मांसपेशियों पे ही प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि खनिज लवणों का कार्य होता है मांसपेशियों का संकुचन करना, मांसपेशियों के कार्य में सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो जब कमी हो जाएगी तो असर भी यहीं देखने को मिलेंगे। तो मांसपेशियों में क्या होगा? थकान रहेगी, जिस हिसाब से हमारा शरीर कार्य करता है उस हिसाब से नहीं करेगा, क्योंकि कमी है, और कमी है इसलिए हमारे शरीर के जो पार्ट्स हैं वो सही प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। फिर है संज्ञाहीनता। संज्ञाहीनता का मतलब हो गया एक तरह से बेहोशी कह सकते हैं, कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके शरीर में ज़्यादा पोटेशियम, मैग्नीशियम की कमी है तो कहीं ना कहीं वो अपने होश में नहीं रहेगा, बेहोश हो सकता है। फिर है हाथ पैरों में पीड़ा। हाथ पैर के मांसपेशियों में बहुत भयानक पेन होता है, बहुत दर्द होता है। फिर है निराशा अनुभव करना, चिड़चिड़ापन। अगर शरीर में पोषक तत्वों की कमी रहेगी, खनिज लवणों की कमी रहेगी तो कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलता है। किसी काम में रुचि नहीं रहेगी, किसी काम को करने की इच्छा नहीं होगी, हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा। तो पोषक, जैसे जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ तभी रहेगा जब हम सही प्रकार से न्यूट्रिएंट को अपने डेली डाइट में ग्रहण करेंगे। तो डेली डाइट में न्यूट्रिएंट को ग्रहण तभी करेंगे जब सारे पोषक तत्वों की जानकारी रहेगी, हमारी आयु, लिंग, हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारी जो क्रियाशीलता है, जिस हिसाब से हम काम कर रहे हैं, जो हमारी बॉडी वेट है, इसके हिसाब से जब हम सारे पोषक तत्वों को ग्रहण करेंगे तो हमारे शरीर में किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं रहेगी, अधिकता भी नहीं रहेगी, जिससे हमारा शरीर सही प्रकार से कार्य करेगा और हमेशा हम एक्टिव रहेंगे, फिजिकली और मेंटली दोनों। अब आता है सल्फर। सल्फर का क्या महत्व है मानव शरीर में? शरीर में कोशिकाओं के निर्माण में सल्फर का महत्वपूर्ण स्थान है। यह रक्त, तरल पदार्थों एवं कोशों में उपस्थित रहता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 175 ग्राम सल्फर पाया जाता है। 175 ग्राम सल्फर पाया जा रहा है एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति के शरीर में। सल्फर की आवश्यकता बहुत कम होती है। बाकी के जो पोषक तत्व हम ग्रहण कर रहे हैं, बाकी के जो खनिज लवण ग्रहण कर रहे हैं, उससे हमें सल्फर भी मिल जा रहा है। इसके प्राप्ति के स्रोत भी वही हैं जो बाकी के मैग्नीशियम तथा पोटेशियम के हैं। इसके अलावा अगर उत्कृष्ट स्रोत देखा जाए, जो सबसे अधिक किसमें सल्फर पाया जाता है, तो मुर्गी में पाया जाता है। मतलब प्राणी जगत का जो भोज्य पदार्थ है उसमें मुर्गी में सबसे ज़्यादा सल्फर पाया जाता है। और बाकी के जो पोषक तत्व, बाकी के जो भोज्य पदार्थ हैं सब वही हैं जो सारे भोज्य पदार्थ हम ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें सारे खनिज लवण पाए जा रहे हैं, उनमें सल्फर भी पाया जा रहा है। जैसे वनस्पति जगत से अनाज हो गया, दालें हो गया, प्राणी जगत से मांस, मछली, अंडे, फल, इसके अलावा सूखे मेवे हो गए, तिल बीज हो गया, इन सारे भोज्य पदार्थों में सल्फर पाया जा रहा है। सल्फर के कार्य देख लेते हैं। सल्फर के कार्य में है नाखून एवं बालों की वृद्धि। नाखून और बालों की वृद्धि के लिए सल्फर का महत्वपूर्ण योगदान है। फिर है पाचन रसों के लिए आवश्यक। पाचन रसों के लिए भी सल्फर का महत्वपूर्ण योगदान है। फिर है प्रोटीन के पाचन में सहायक। प्रोटीन के पाचन में भी सल्फर सहायता प्रदान कर रहा है। इसके अलावा हमारे शरीर में जो मेलानिन
वर्णक होते हैं, पिगमेंट होते हैं, जैसे हमारे शरीर का जो रंग है गोरा, सांवला, काला, इसको कहीं ना कहीं इसके द्वारा, सल्फर के द्वारा भी वो कार्य किया जा रहा है। अब ये हो गए आपके खनिज लौड़ के 3 मुख्य खनिज लौड़, सल्फर, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम। इनके कार्य लगभग सबके सेम है, प्राप्ति के स्रोत भी सेम है, क्योंकि ये खनिज लौड़ों को अलग अलग नाम से जरूर जानते हैं लेकिन कार्य लगभग सबके एक ही हैं। अब मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू।